एवरीवन, मैं हूं तान्या फ्रॉम विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 13, ठीक है, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इसके अगर हम लेखक की बात करें तो इनका लेखक का नाम है राजेश जोशी जी, ठीक है जी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज फ्री में आपको सॉल्यूशंस चाहिए जी, आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो ना सॉल्व, तो ईजी हो जाता है आपके लिए, आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे आए हैं पहले, कैसे आ चुके हैं क्वेश्चंस, कैसे टेढ़े मेढ़े इधर उधर करके आता बुक में सही है, बट ये है कि आपको ऐसे तोड़ मड़ोड़ के जो क्वेश्चंस वो बना देते हैं कि आपको लगता है कि हमने तो पढ़ाई नहीं करी है, हम कैसे कर पाएंगे। तो आपको आइडिया मिल जाता है, तो इट्स वेरी ईजी। तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ये हमारी वेबसाइट से, जो है www.evidyarthi.in। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब अच्छे से ये चैप्टर पे आप ध्यान दे दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम सब मिलकर जानेंगे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्यारे कवि राजेश जोशी जी के बारे में। तो चलिए उनके जीवन और उनकी लिखी हुई दुनिया के इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय से। हम देखेंगे कि राजेश जोशी जी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, और ये जो लिखने का उनका सफर था वो आखिर शुरू कैसे हुआ। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। इसका मतलब है कि उनका जन्म साल 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। सोचिए, मध्य प्रदेश जो भारत के बिल्कुल बीच में है, एकदम दिल की तरह। तो उनकी कविताओं में ना वहाँ की मिट्टी की खुशबू और आम लोगों की जिंदगी की सच्चाई साफ दिखती है। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया, यानी अपनी पढ़ाई खत्म करके उन्होंने जर्नलिज्म किया और कुछ साल तक टीचिंग भी की। देखिए, जब वो पत्रकार बने तो उन्होंने समाज को बहुत करीब से देखा, और जब टीचर बने तो लोगों से जुड़ना सीखा। इन्हीं दोनों चीजों ने उनकी कविता को इतना गहरा और सच्चा बनाया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजेश जी का रचना संसार, यानी उनकी लिखी हुई दुनिया। वो सिर्फ कवि नहीं थे, उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है। चलिए देखते हैं। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। मतलब पोएम्स के साथ साथ उन्होंने स्टोरीज, प्लेज, आर्टिकल्स सब कुछ लिखा। इससे पता चलता है कि वो कितने वर्सेटाइल राइटर थे। उनके मन में इतने सारे विचार थे कि उन्होंने अलग अलग तरीकों से उन्हें हम सबके सामने रखा। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ कहानियों को नाटक यानी प्ले में बदला। कितनी अच्छी बात है ना। जो कहानियां सिर्फ किताबों में थी, उन्हें उन्होंने स्टेज पर जिंदा कर दिया ताकि सब लोग एक साथ देख सकें। इससे थिएटर से उनका प्यार दिखता है। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया, यानी उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स के लिए स्क्रीन प्ले भी लिखे। तो देखिए, कविता से कहानी, कहानी से नाटक और अब फिल्मों तक। ये दिखाता है कि उन्हें कहानी कहना कितने अलग अलग तरीकों से आता था। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं माइकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। इसका मतलब है उन्होंने एक बहुत पुराने कवि भर्तृहरि की पोएम्स को नए ढंग से लिखा, जिसका नाम रखा भूमिका कल्पतरु यह भी, और एक रशियन कवि माइकोवस्की की पोएम को हिंदी में ट्रांसलेट किया, जिसका नाम रखा पतलून पहना बादल। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे बड़े बड़े कवियों की रचनाओं का भी कितना सम्मान करते थे। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। यानी उनकी पोएम सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि इंडिया की दूसरी लैंग्वेजेस और विदेशों में इंग्लिश, रशियन और जर्मन जैसी भाषाओं में भी ट्रांसलेट हुई हैं। सोचिए, उनके लिखे हुए शब्द देश की सरहदों को पार करके पूरी दुनिया में लोगों के दिलों तक पहुंचे। उनकी कविता में इतनी ताकत थी। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो उनकी कविता को इतना खास बनाती है। आखिर उनकी कविता की विशेषताएं क्या हैं, उनका स्टाइल कैसा है। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये उनकी कुछ सबसे फेमस पोएट्री कलेक्शंस के नाम हैं। इनके नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी कविता कितनी गहरी हो। तो ये हैं उनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। सुनके कितना अलग और इंटरेस्टिंग लगता है ना। मन करता है कि पढ़ें इनमें क्या लिखा है। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके इतने अच्छे काम के लिए उन्हें बहुत बड़े बड़े सम्मान और अवार्ड्स मिले। ये अवार्ड्स उनके काम को मिली एक तरह की शाबाशी है। उन्हें जो सम्मान मिले उनमें से कुछ प्रमुख हैं माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये अवार्ड्स लिटरेचर की दुनिया में बहुत बड़े माने जाते हैं। इससे पता चलता है कि वो कितने महान लेखक थे। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं।
इसका मतलब है कि उनकी पोएम्स में सोसाइटी के बारे में कोई ना कोई गहरा मैसेज छिपा होता है। वो सिर्फ खूबसूरत शब्द नहीं लिखते थे, बल्कि अपनी कविताओं से समाज की समस्याओं, आम आदमी की तकलीफों के बारे में बात करते थे। एक आईने की तरह समाज को दिखाते थे। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। यानी जब जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, तब भी उनकी कविता उम्मीद और विश्वास जगाती है। ये बहुत ही प्यारी बात है। उनकी कविताएं हमें याद दिलाती हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली-बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। यानी उनकी पोएम्स में आम लोगों की भाषा, उनका मूड और वहाँ का मौसम सब कुछ मिल जाता है। उनकी कविता पढ़ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही किसी गांव या शहर की गलियों में घूम रहे हैं। सब कुछ बहुत अपना सा, जाना पहचाना सा लगता है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। उनकी कविताओं की दुनिया में एक अपनापन है, एक रिदम है और साथ ही इंसानियत को बचाने की एक लगातार कोशिश भी दिखती है। तो एक तरफ उनकी कविता हमारे दिल को छूती है और दूसरी तरफ हमें इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। कितना सुंदर बैलेंस है ना। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। यानी उन्हें एक तरफ तो दुनिया के खत्म होने का डर साफ दिखता है, पर दूसरी तरफ वो उतनी ही शिद्दत से जिंदगी जीने की नई पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं। ये एक अजीब सी कश्मकश है। उन्हें चिंता भी है पर उम्मीद भी, और यही चिंता और उम्मीद के बीच का संघर्ष उनकी कविता को बहुत स्पेशल बनाता है। चलिए अब आखिर में हम उस कविता के मूल भाव को समझते हैं जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। इस कविता में उस दर्द के बारे में बताया गया है जो तब होता है जब बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है। ये एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है। जब हम बच्चों को काम करते देखते हैं, खेलते हुए नहीं, तो दिल में एक टीस सी उठती है ना। ये कविता उसी दर्द को आवाज देती है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। यानी कवि उस सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां समाज में पैसे की कमी के कारण कुछ बच्चे खेलकूद, पढ़ाई लिखाई और जिंदगी की खुशियों से दूर रह जाते हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत दुखद सच्चाई है। कविता हमें इस पर सोचने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चों को अपना बचपन जीने का मौका ही नहीं मिलता। आज साथ मिलकर राजेश जोशी जी की एक बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली कविता को समझते हैं। इसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। पता है, ये सिर्फ एक कविता नहीं है जिसे हम पढ़ेंगे, बल्कि ये हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें महसूस करना है। तो चलिए इसके हर एक शब्द के पीछे जो एहसास छिपा है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। कविता की शुरुआत होती है एक सुबह के सीन से। चलिए अपनी आंखों के सामने एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक ठंडी कोहरे से भरी हुई सुबह है। तो लाइन है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इसका मतलब तो देखिए बहुत सीधा सा है कि सुबह सुबह का टाइम है, सड़क पर ना खूब सारा कोहरा छाया हुआ है और उसी धुंध में कुछ बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। जरा सोचकर देखिए इस सीन को, कितना उदास लगता है ना। इस वक्त तो बच्चों को कहाँ होना चाहिए, या तो अपने गर्म बिस्तर में या फिर स्कूल के लिए तैयार होते हुए, है ना। पर देखिए वो काम पर जा रहे हैं। अब कवि इस आम से दिखने वाले सीन के पीछे जो गहरा दर्द छुपा है ना, उसे हमारे सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई मामूली सी बात नहीं है। अगली लाइन है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। यहाँ कवि कहते हैं कि ये जो लाइन है ना, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सुनने में जितनी सीधी लगती है, असल में हमारे समय की सबसे डरावनी, सबसे भयानक बात है। सोचिए, एक इतनी सिंपल सी लाइन को भयानक कहना, ये दिखाता है कि इसके पीछे बच्चों का बचपन छिन जाने का कितना बड़ा दुख और कितनी बड़ी मजबूरी छिपी हुई है। कविता आगे कहती है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। मतलब कवि कह रहे हैं कि इस बात को बस एक फैक्ट की तरह बता देना कि हाँ बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये बहुत ही भयानक है। वो कहते हैं कि अरे ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है, इसे तो एक सवाल की तरह पूछना चाहिए, पूरे समाज से पूछना चाहिए। कवि चाहते हैं कि हम इस सच्चाई को बस मान ना लें, चुप ना रहें, बल्कि सवाल उठाएं कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। और बस यहीं से कवि एक के बाद एक कई सवाल पूछना शुरू करते हैं। इन सवालों में उनकी हैरानी और दुख आपको साफ महसूस होगा, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पहला सवाल, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ये सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? ये सवाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि हम सबका है, जो हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। अगला सवाल है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें?
अब देखिए कवि कितने मासूम तरीके से पूछते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी गेंदें खत्म हो गई हैं? क्या वो कहीं आसमान में, स्पेस में खो गई हैं? इस सवाल को सुनकर ऐसा लगता है मानो कवि को यकीन ही नहीं हो रहा कि खेलने का सामान तो दुनिया में है, पर बच्चे खेल नहीं रहे। फिर वो पूछते हैं, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? उनका अगला सवाल है कि क्या बच्चों की पढ़ने वाली जो रंग बिरंगी प्यारी प्यारी किताबें थी, उन्हें दीमकों ने खा लिया है? क्या अब कोई किताब बची ही नहीं है? ये सवाल सुनकर ऐसा लगता है जैसे ज्ञान और सपनों की पूरी दुनिया ही बच्चों से छीन ली गई। इसके बाद का सवाल है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? फिर वो पूछते हैं कि क्या बच्चों के खेलने के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर रह गए हैं? यहाँ पर काला पहाड़ ना गरीबी और मुसीबतों की तरह है। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि क्या मुसीबतों का बोझ इतना भारी हो गया है कि उसने बच्चों की सारी खुशियां और खिलौने अपने नीचे दबा दिए हैं। कवि आगे पूछते हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? वो सोचते हैं कि क्या कोई भूकंप आया था जिसमें बच्चों के सारे स्कूल और मदरसे टूटकर खत्म हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर आया हो जिसने बच्चों के पढ़ने लिखने की सारी जगहें ही तबाह कर दी। और उनका आखिरी सवाल है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? मतलब क्या दुनिया में खेलने की सारी जगहें जैसे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन, क्या वो सब अचानक गायब हो गए हैं? इन सभी सवालों से कवि की बेचैनी और हैरानी का पता चलता है। वो बस कोई वजह ढूंढना चाहते हैं कि बच्चों का बचपन आखिर खो कहाँ गया। इतने सारे सवाल पूछने के बाद ना कवि एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर ये सब सच होता, अगर ये सारी चीजें सच में खत्म हो गई होती तो क्या होता? और वो कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? उनका मतलब है कि अगर बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, पढ़ने के लिए किताबें और जाने के लिए स्कूल ही नहीं बचेंगे तो भाई इस दुनिया में और क्या बचेगा? उनके लिए बच्चों की हंसी खुशी के बिना ये दुनिया एकदम खाली और बेमतलब है। फिर वो सोचते हैं, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि को लगता है कि अगर सच में ये सारी चीजें खत्म हो जाती तो ये कितना डरावना होता, कितनी भयानक बात होती। और पता है, ये लाइन हमें कविता के सबसे असली और सबसे चुभने वाले सच के लिए तैयार करती है। और अब कवि हमारे सामने वो हकीकत रखते हैं जो उन सारी कल्पनाओं से भी ज्यादा भयानक और दिल दुखाने वाली है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि हैं सारी चीजें हस्बे मामूल। हस्बे मामूल का मतलब होता है जैसी थीं वैसी ही, मतलब जस की तस। तो कवि कहते हैं कि सबसे ज्यादा भयानक बात तो ये है कि दुनिया में सब कुछ मौजूद है, गेंदें भी हैं, किताबें भी अपनी जगह हैं और स्कूल भी वैसे ही खड़े हैं। सब कुछ होने के बावजूद इन बच्चों की पहुंच से ये सब दूर है, और यही तो सबसे बड़ा दर्द है। कविता का अंत हमें वापस उसी तस्वीर पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से ये शुरू हुई थी, काम पर जाते हुए बच्चों की उस परेशान कर देने वाली तस्वीर पर। लाइन है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो दर्दनाक नज़ारा है ना, ये किसी एक गली या एक शहर का नहीं है, ये तो दुनिया की हजारों सड़कों पर हर रोज हो रहा है। ये एक दो बच्चों की नहीं, बल्कि लाखों बच्चों की कहानी है। और आखिर में कवि कहते हैं, बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई बड़े बच्चे नहीं हैं, बल्कि बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। इन लाइनों को दोहराकर कवि इस सच्चाई के बोझ को और भी गहरा कर देते हैं और हमें इसी एक तस्वीर के साथ छोड़ जाते हैं जो हमारे मन में बस जाती है। छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास की, नेक्स्ट बुक की, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, चलिए बाय।